एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12 में आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और पहले चैप्टर के हम सेकेंड पार्ट में इंटर कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को सतत आवेश वितरण के बारे में बताया और घन कोण के बारे में बताया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग हम कहाँ पर जो हमने वीडियो बनाया है वह गॉस की प्रमेय को समझने में आपकी मदद करेगा। अब आज हम देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस प्रमेय का प्रयोग कहाँ पर होता है, यही चीज़ हमें इस वीडियो में देखना है। देखिए, गॉस की प्रमेय जो है वो कुछ निश्चित आकृतियों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में मदद करता है। जैसे कोई लंबाई यानी सीधा चालक तार हो, लंबा हो, या कोई क्षेत्रफल वाला हो, इस तरह से समतल चादर हो, या फिर कोई आयतन वाली वस्तु हो, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में मदद करेगा। अब हमें कुछ निश्चित आकृतियों के ही कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न आकृतियों को मतलब किसी भी तरह की आकृति ले लें, तो उन सब के लिए ये ऐसा नहीं है। पर हम यहाँ पर पहला एप्लीकेशन अपना ले रहे हैं। पहला एप्लीकेशन हमारा है सरल रेखीय चालक, सरल रेखीय चालक के कारण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सरल रेखीय चालक के कारण ज्ञात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम आपको बता दें कि गॉस की प्रमेय का उपयोग हम किस तरह से करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बातें नहीं समझ में आती हैं कि सर तो अपने मन से गणना इसके बाद ये कर देते हैं, फिर हमारा आंसर भी आ जाता है, पर हम कैसे करें इसे शुरुआत। तो आज मैं आप लोगों को एक टिप्स दूंगा जिससे आपको किसी भी डेरिवेशन को समझने में, यानी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में जो आगे के हम और भी डेरिवेशंस करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वर्किंग स्टेप बता रहे हैं आप लोगों को, कैसे आपको क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो वर्किंग स्टेप में आपको ये देखना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आवेश। क्या निकालेंगे, आवेश। क्यू का मान निकालेंगे, और हम जानते हैं आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व, जिस भी पृष्ठ का निकालना होगा। आवेश घनत्व गुणे, अब यहाँ पर यदि वहाँ पर कोई सरल रेखीय है तो यहाँ पर लंबाई का गुणा कर देना है जैसा चालक रहेगा, या क्षेत्रफल का गुणा करना होगा, या फिर हमें आयतन का गुणा कर देना होगा। इसके पहले हमने आप लोगों को ये सारी बातें बता रखी हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, फ्लक्सों की संख्या निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, फ्लक्सों की संख्या। फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ाया है। तो फाई ई बराबर आपको निकालना है ई एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ये चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर गॉस की प्रमेय का उपयोग करेंगे। गॉस का प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है इसे आप जान लीजिए। गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन 0, ये होता है, आपको पता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाई ई की ये जो वैल्यू है इसे लाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ई, उसके बाद डी एस कॉस थीटा, और उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्साइलन 0। और उसके बाद क्या करेंगे, ई को यहाँ पर रहने देंगे, बाकी यहाँ की जो वैल्यू होगी उसे हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, हालांकि हमेशा यही नहीं आ जाएगा, जो भी आएगा हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और गणना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सरल रेखीय चालक बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई सरल रेखीय चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल, अनंत लंबाई का है,
और हम यहाँ पर एक पृष्ठ बनाते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ ले रहे हैं यहाँ पर। अब आप सोचेंगे सर बेलनाकार ही पृष्ठ क्यों ले रहे हैं? बेलनाकार पृष्ठ लेने का क्या पर्पस है? इसका रीज़न ये है कि देखो, यदि ये हमारा मार्कर है, यदि इसके बीच में कोई पतला तार होता तो भी इसी लंबाई का होता, फिर अगर ये बढ़ने लगे तो धीरे धीरे मोटा होगा, बेलनाकार ही तो बनेगा। इसलिए तार के जो चारों तरफ होगा वो किस तरह का क्षेत्रफल हम लेंगे, किस तरह की आकृति बनाएंगे? बेलनाकार बनाएंगे, क्योंकि तार भी बेलन के आकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 पृष्ठ बनेंगे। ठीक है, एक पृष्ठ तो ये है और एक पृष्ठ ये है। सपोज मान लीजिए ये S1 है और ये S2 है, और एक बगल का ये जो पृष्ठ होगा इसे हम क्या मान लेंगे? S3 पृष्ठ मान लेंगे। कौन सा पृष्ठ मानेंगे? S3। ये जो पृष्ठ होगा इसे हम क्या मान लेंगे? S3। कैसे? आप देखिए कोई बेलन होता है तो ऊपर नीचे वृत्ताकार होता है और बगल का ये वक्र पृष्ठ जो इधर है, तो 3 पृष्ठ बनेंगे, 2 समतल और एक क्या होगा? वक्र पृष्ठ बनेगा। ठीक है, तो ये देखना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले गणना करने के लिए देखिए मान लेते हैं इस पर आवेश की जो मात्रा है, कुल आवेश की मात्रा क्या है? Q चार्ज है। क्या है? Q चार्ज है। और इस तार की जो लंबाई है वो यहाँ तक की वो कितनी है? स्मॉल l है। देखिए ये अनंत लंबाई का है ना, पूरा नहीं ज्ञात करना है हमें, थोड़े से के लिए ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या निकालना है आपको? आवेश Q। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आवेश Q बराबर, ये लंबाई के लिए है ना, तो आपको बताया गया है पीछे रेखीय आवेश वितरण में, तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से निरूपित किया गया था और इनटू यहाँ पर क्या कर लेंगे? स्मॉल l कर लेंगे, है ना, क्योंकि लंबाई में है। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या क्या होगी? देखिए जब ये चालक तार होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं तो तीनों पृष्ठों से बल रेखाएं निकलेंगी, हर तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा, तो सभी वैद्युत मतलब हर तरफ वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम फ्लक्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? S1, S2 और S3 पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अलग अलग निकालेंगे और सबको जोड़ लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ इस लंबाई वाले तार के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेना होगा। देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा चाहे तो, बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये चीज़। अब पहला क्या है? मान लीजिए S1 पृष्ठ है, ये हम देख ले रहे हैं S1। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करेंगे? फाई E1। ठीक है, फाई E1 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे? E। ठीक, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? ये D S1 और यहाँ पर हम ले रहे हैं cos। अब ये थीटा लिखना है हमें। थीटा का मतलब कोण है, तो कितना कोण बनेगा? हमने आप लोगों को बताया था, ये जो देखिए E और DS, E का मतलब विद्युत क्षेत्र, DS का मतलब क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वही हमको लेना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा S1 पृष्ठ की दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है? इधर की ओर है। तो वैद्युत क्षेत्र E इधर निकलेगा और क्षेत्रफल की दिशा क्या है? इधर है ना। तो इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे सर ये 90 डिग्री कैसे हो गया? देखिए हमने आप लोगों को पहले भी बताया था
कि किसी भी पृष्ठ की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। ठीक है, जब आप इस, जैसे मान लीजिए ये बेलन है, इस पृष्ठ को देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो यही तो बाहर की ओर होगा ना, और चालक इस तरह से गया है तो इसमें जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इधर की ओर निकलेंगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये हमारा जो फाई, यहाँ पर देखिए तो फाई E1 इज इक्वल टू EdS1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो आंसर विल बी 0 होगा। और इसी तरह से सेकंड वाले के लिए, ठीक है, S2 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, तो फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, फाई E2 इज इक्वल टू E, और ये क्या हो जाएगा DS2, और cos 90 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तीसरा पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा पृष्ठ क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ये वक्राकार है, तो इसमें इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और बल रेखाएं भी इधर गुजरेंगी, तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो S2, अब इसके बाद क्या करेंगे, S3 पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EdS3, और एक हो जाएगा cos 0 की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा EdS3। अब आप सोचें कि DS3 मतलब ये तीसरा जो पृष्ठ है वो किस आकृति का है, बेलनाकार है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो फाई E3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू, और यहाँ पर DS3 का क्या हो जाएगा 2 पाई R। H होता है, ये H की जगह पे यहाँ पर क्या है, L है, तो L यहाँ पर लिख लिया जाएगा। तो ये आ गया फाई E3 की वैल्यू। इतना अभी तक तो हमने अलग अलग फ्लक्सों की संख्या निकाली है, अब हम कुल फ्लक्सों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद गॉस के प्रमेय में ले जाकर इस वैल्यू को पुट कर देंगे। बोर्ड पर जगह अभी नहीं है, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम यहीं पर इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या को फाई E से डिनोट कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा फाई E1 प्लस फाई E2 और प्लस फाई E3, और मान को भर दें 0 प्लस 0 और प्लस यहाँ पर E इंटू 2 पाई RL, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, तीसरा स्टेप गॉस की प्रमेय से, बहुत ही आसान है, इससे आसान आप लोगों को कहीं भी ये डेरिवेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय क्या है, फाई E इज इक्वल टू क्या था, Q अपान क्या था, यहाँ पर रख दीजिए एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब फाई E की वैल्यू को यहाँ से रख दीजिए। ठीक है, फाई E की वैल्यू क्या है, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू, ये जो Q की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लाकर रख दें, लैम्डा इंटू L अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 से। ठीक है, कि हमने Q का मान ये रख दिया है, L से L मर जाएगा और E की वैल्यू हमें विद्युत क्षेत्र ही निकालना है, तो इस सब वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई R, यहाँ पर एप्सिलॉन को पहले लिख दें
2πε/r, ठीक है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी। तो इस तरह से देखिए सरल रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर सकते हैं किसी बिंदु पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हम बताना भूल गए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी किसी बिंदु पर, इसे जहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी, सपोज ये P है और यहीं पर हमें गणना करनी थी और ये E की दिशा थी, ऐसे कर लेंगे। और ध्यान रखना है जहाँ तक हमें गणना करनी होगी उसी पर P मानना है। सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पर गणना करना था, तो इस बेलन वाले जो पृष्ठ को है इसे हम आगे बढ़ा लेते, ठीक है, और बड़ा कर लेते, ठीक है, यही ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम पहले अपने एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट